हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग सभी? स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 2 या फिर लेसन नंबर 2 रिएक्ट प्लेलिस्ट का। दोस्तों अपने लेसन नंबर 1 पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी डायरेक्ट लेसन नंबर 2 या फिर इस वीडियो पे आए उसको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जाके पहले लेसन नंबर 1 देखिएगा। लेसन नंबर 1 या फिर प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था? हेलो वर्ल्ड अपने टाइप करना सीखा था HTML से, जावास्क्रिप्ट से और रिएक्ट जेएस से। और रिएक्ट जेएस का अपने CDN इंपोर्ट किया था अपने प्रोजेक्ट में और उसी CDN से अपने रिएक्ट जेएस अपने प्रोजेक्ट में ऐड की थी और उसने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये जो आपको जो मेरी स्क्रीन में कोड दिख रहा है, क्या ये प्रोडक्शन रेडी कोड है? क्या मैं इसको इस कोड को मैं प्रोडक्शन पे रिलीज कर सकता हूं? ऑब्वियसली नो, क्योंकि कोड में कमेंट्स है और मे बी console.log भी हो सकता है। अपन को इस प्रोजेक्ट को मिनीफाई करना पड़ेगा, अपन को प्रोजेक्ट को बंडल करना पड़ेगा, फाइल्स को कंप्रेस करना पड़ेगा। अगर अपने प्रोजेक्ट में बहुत सारे इमेजेस है तो उस इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो अपन को एक प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाने में या फिर प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट बनाने में बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। बिल्कुल जी, बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। अपन को कोड स्प्लिटिंग करना पड़ता है, अपन को कैचिंग करनी पड़ती है, तब जाके ऐप एक फास्ट उस प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर पाते हैं। और दोस्तों ट्रस्ट में इस प्लेलिस्ट में मैं आपको डायरेक्ट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और हाउ टू क्रिएट एलिमेंट और कंपोनेंट कैसे बनाते हैं वो नहीं सिखाने वाला। मैं आपको बहुत बेसिक से बेसिक लेके एडवांस लेके जाने वाला। मैं आपके सामने प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बना के उसको प्रोडक्शन रेडी कैसे बनाते हैं, उसको स्केलेबल कैसे बनाते हैं, उसको मॉड्यूलर कैसे बनाना, वो आपके सामने बनाने वाला हूँ। पता है, जब मैं YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखता हूँ तो डायरेक्ट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आपके सामने प्रोजेक्ट बन के आ गया, पूरा प्रोजेक्ट, और ब्राउजर में रन भी हो जाता और रिएक्ट का लोगो घूमने लग जाता। बट क्या आपको पता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप ने क्या किया कि आपके सामने वो पूरा प्रोजेक्ट बन के आ गया? उस प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रोडक्शन रेडी ऐप है। उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइलें बन के आ गई, बहुत सारे नोड मॉड्यूल फोल्डर बन के आ गया, पैकेज.json बन के आ गई, पैकेज.lock.json फाइल बन के आ गई, app.js फाइल बन के आ गई। इतनी बहुत सारी फाइल बन के आ जाती है कि आपको पता ही नहीं कि ये सब फाइल कहाँ काम आती है। और जो आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से जो प्रोजेक्ट आपके सामने बन के आता है वो ऑलरेडी प्रोडक्शन रेडी ऐप होता है। तो आपको बिहाइंड द सीन पता ही नहीं होता कि ऐप प्रोडक्शन रेडी कैसे बना। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता, बिहाइंड द सीन वो आप कैसे काम करता है। लोग बोलते हैं रिएक्ट इज वेरी फास्ट, बट आपको पता ही नहीं है कि रिएक्ट तो फास्ट है ही, बट उसको रिएक्ट और ज्यादा फास्ट कौन बनाते हैं, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और इस वीडियो में अपने खुद का npx क्रिएट रिएक्ट ऐप यानी npx CRA मीन्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, अपने खुद का CRA बनाने वाले हैं। ठीक है, बिना कमांड के अपने जीरो से लेके उस CRA को आज अपने पूरा करने वाले। आपको इस वीडियो में मैं शर्त लगाता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपको एक प्रोडक्शन रेडी फास्ट रिएक्ट ऐप बनाना है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको एक प्रोडक्शन रेडी फास्ट रिएक्ट ऐप बनाना है तो क्या आप ओनली रिएक्ट में बना सकते हो? द आंसर इज नो, बिकॉज आप ओनली रिएक्ट जेएस में आप एक फास्ट प्रोडक्शन रेडी ऐप नहीं बना सकते। आपको रिएक्ट के साथ में बहुत सारे पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी, आपको रिएक्ट जेएस के साथ में बहुत सारे डिपेंडेंसीज की जरूरत पड़ेगी जो कि आपकी रिएक्ट जेएस ऐप की हेल्प, और वो पैकेज आपकी रिएक्ट के प्रोजेक्ट को हेल्प करेंगे फास्ट बनाने में। आपको अकेली रिएक्ट जेएस आपके ऐप को फास्ट नहीं बना सकती, आपको बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे डिपेंडेंसीज की जरूरत पड़ेगी जो कि आपकी ऐप को और ज़्यादा फास्ट बनाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, वो है npm आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, npm गूगल पे सर्च कीजिए या फिर मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। npm क्या होता है? npm एक पैकेज मैनेजर होता है। जैसे कि आपके एंड्रॉयड फोन में आपके पास में एक प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स होते हैं। आपको जिस ऐप की जरूरत होती है उस ऐप को आप प्ले स्टोर में से आप अपने फोन में इंस्टॉल कर देते हो। वैसे ही npm होता है। npm एक कंटेनर है, npm इज पैकेज मैनेजर। उस npm के अंदर बहुत सारे पैकेज होते हैं। npm में से अपने उन पैकेजेस को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। पैकेजेस कहूँ या फिर डिपेंडेंसी कहूँ, एक ही बात है। अब पैकेजेस क्या होता है? पैकेजेस कुछ नहीं होता, एक जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। जैसे अभी आपने लास्ट सेशन में अपने देखा था कि अपने रिएक्ट जेएस को इन CDN के थ्रू अपने प्रोजेक्ट में डाला था। इस CDN को ओपन करेंगे तो क्या होगा? एक जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। इस पैकेज के अंदर भी ये जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। अब ये जो CDN ओपन करके आप जो ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट का कोड देखते हैं वही कोड आपके इस पैकेज में होता है, और इस पैकेज को रिएक्ट जेएस ने npm पे ऐड कर दिया। ठीक है, और npm से अपन उस पैकेज को अपने प्रोजेक्ट में डाउनलोड कर लेंगे।
अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है npm तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ गया। अभी मेरी स्क्रीन पे आ जाओ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अपने npm को अपने प्रोजेक्ट में कैसे सेटअप करना। ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो अपनी स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को मैं एक सेपरेट फाइल में ले लेता हूँ ताकि क्या है ये फाइल थोड़ी और अच्छी दिखे। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना देता हूँ app.js। ठीक है, और उस ऐप में अपनी ये उस ऐप के अंदर अपनी ये स्क्रिप्ट डाल देते। ठीक है, ये लो जी डाल दिया, और इस ऐप को अपने इस app.js को स्क्रिप्ट को अपने यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को रन भी कर लेते हैं। पता रहे कि ये प्रोजेक्ट अभी चल तो रहा है ना, अपने एक स्क्रिप्ट को सेपरेट कर लिया है, और इस app.js को अपने index.html को अपने ओपन कर देते, अपने सामने वो आउटपुट आ गया। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट चल गया, अपन ने अपने इस JS को सेपरेट भी कर लिया। ठीक है, और इस कमेंट को भी हटा देते हैं अपने। उससे पहले npm को अपने प्रोजेक्ट में लाने से पहले आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होनी चाहिए, Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि Node.js आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होगी, नहीं है तो कर दीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम में जाके Node.js डाउनलोड करोगे तो आपके डाउनलोड हो जाएगी, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो Node.js इंस्टॉल है, इसलिए मैं अब क्या लिखूंगा npm init लिखूंगा। npm इज ए पैकेज मैनेजर। ठीक है, npm इज ए पैकेज मैनेजर, और उसी npm को मैं इनिट कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक है, npm इनिट किया और एंटर मार। जैसे ही मैंने npm इनिट किया, ये मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको मेरे से। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, पैकेज नेम आपको क्या रखना। अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट अपने जो प्रोजेक्ट का नाम वही पैकेज नेम रख के एंटर कर लेता हूँ। वर्जन बिल्कुल जी, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ रिएक्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है जी, एंटर मार दिया। एंट्री पॉइंट क्या रहेगा आपका app.js, और एंट्री पॉइंट भी अपने डिटेल में आगे बात करने वाले। ठीक है, टेस्ट कमांड, अभी के लिए टेस्ट कमांड भी होती है, जस्ट टूल्स होता है जो अपने रिएक्ट ऐप को टेस्टिंग में काम आते हैं, और भी बहुत सारे टूल होते हैं, बट अभी इसको अपने एंटर कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। गिट रिपोजिटरी ऑलरेडी है अपने में, एंटर। कीवर्ड्स इसमें कुछ डालना चाहते हो कीवर्ड तो भी आप डाल सकते हो, एंटर किया। ऑथर का नाम भी, प्रोजेक्ट कौन बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ तो मैंने प्रकाश ऐड कर लिया, एंटर कर लिया। लाइसेंस ISC डिफ़ॉल्ट रहेगा, एंटर मार दिया। और आपके सामने अभी ये कॉन्फर्मेशन भी पूछ रहा है कि एवरीथिंग इज ओके, यस, एंटर कर दिया। अब आपके सामने एक फाइल बन के आ गई package.json। दोस्तों ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फाइल आई, इसका मतलब package.json आपके प्रोजेक्ट में फाइल है, इसका मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर npm इनिशियलाइज हो चुका है। अब आप पैकेजेज या फिर डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो। ये जो package.json फाइल है, याद रखें पैकेज ये वाली फाइल है जो package.json एक जेसन फाइल है, ध्यान रखें ये एक जेसन फाइल है। ठीक है, और इस package.json के अंदर अपने npm का सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक, और अभी अपने प्रोजेक्ट में अभी एक इम्पोर्टेंट पैकेज या फिर वेरी इंपॉर्टेंट पैकेज या डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने वाले हैं, बंडलर। व्हाट इज बंडलर? बंडलर का पैकेज इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ व्हाट इज बंडलर। आपने नाम सुने होंगे बंडलर के, जैसे वेब पैक, पार्सल या फिर वीट। तो बंडलर हेल्प करते हैं आपको आपके प्रोजेक्ट को बंडल्स करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट के फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट की फाइल्स को मिनिफाइड करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट की फाइल को कैच करने के लिए, ताकि आपका ऐप और फास्ट हो जाए। और कोई भी इमेज को आप प्रोडक्शन पे भेजते तो उससे पहले आप उस इमेज का ऑप्टिमाइजेशन भी ये बंडलर करते हैं। ठीक है, और आपकी प्रोजेक्ट को आप प्रोडक्शन पे भेजो उससे पहले आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम करता है बंडलर। ठीक है, तो बंडलर के आपको एग्जांपल मैंने बताया कि वेब पैक होता है, पार्सल होता है, वीट होता है, ये सब क्या होता है, बंडलर होते हैं। जब आप npx create react app कमांड डालते हो तो npx create react app आपके वेब पैक बंडलर यूज करता है, बट आज के इस प्रोजेक्ट में अपन यूज करने वाले हैं पार्सल बंडलर। ठीक है जी, पार्सल बंडलर करो या फिर वेब पैक बंडलर करो, एट द एंड उनका काम सिमिलर ही होता है। ठीक,
तो चलिए जी, अपने प्रोजेक्ट में एनपीएम तो इनिशियलाइजेशन हो चुका है। अब अपने प्रोजेक्ट में अपने बंडलर ऐड करते हैं। बंडलर कौन सा ऐड करेंगे? अपने पार्सल ऐड करेंगे। ठीक है जी, लो जी, अपने बंडलर को ऐड कर लेते हैं। बंडलर को ऐड करने के लिए आपके पास में किसी भी पैकेज को आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने के लिए आपको ये कमांड डालनी रहेगी। npm तो आपको हमेशा डालना रहेगा। ठीक है, npm इंस्टॉल। आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा होगा कि npm इंस्टॉल है, npm के पैकेज मैनेजर से अपन इंस्टॉल करना चाहते हैं अब पार्सल। ठीक है, पार्सल। बट npm इंस्टॉल और पार्सल के बीच में मैं एक फ्लैग लगाना चाहता हूँ -d। अब ये जो डिपेंडेंसी या फिर पैकेज होती है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेव डिपेंडेंसी, एक होती है नॉर्मल डिपेंडेंसी। अभी मैं npm इंस्टॉल -d पार्सल कर रहा हूँ। इसका d का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट पर्पज या फिर डेव। ठीक है, तो अब ये पार्सल होगा, ये डेव डिपेंडेंसी मेरे प्रोजेक्ट में आएगी। डेव डिपेंडेंसी क्या होती है जी सर? डेव डिपेंडेंसी वो होती है जो आपके ओनली डेवलपमेंट पर्पस में काम आती है, और नॉर्मल डिपेंडेंसी होती है वो आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए नेसेसरी होती है। नॉर्मल डिपेंडेंसी होती है वो आपके प्रोजेक्ट में कंपलसरी होती है, उसको आपको प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उसकी आपको 100% जरूरत पड़ेगी। तो मैं npm इंस्टॉल -d पार्सल को कमांड को रन करता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये इंस्टॉल हो रहा तब तक अपने इस npm की वेबसाइट पे चले जाते हैं। जो नोड पैकेज मैनेजर, जो आपका पैकेज मैनेजर होता है, जो पैकेज को मैनेज करता है, पैकेज को स्टोर करके रखता है, उसकी वेबसाइट पे जाके npm की वेबसाइट पे npm, आपके पास में npm का वेबसाइट आ गया। ठीक है, ये एक npm की वेबसाइट है। ये यहाँ पे देखो सर्च बार में लिखा हुआ अभी सर्च पैकेजेस, यानी इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस है जो आप इसमें से सर्च कर सकते हो। चलिए अपन कुछ देखते हैं पैकेजेस। ठीक है, जैसे ही मैं इस पैकेजेस में लिखता हूँ, आपने अभी पार्सल इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो अभी पार्सल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। पार्सल को सर्च करते हैं। पार्सल करके मैंने एंटर किया तो आपके सामने अभी पैकेजेस आ जाएंगे। ठीक है, देखो पार्सल मैंने एंटर किया, पार्सल सर्च किया तो इतने सारे पैकेजेज आ गए। ये रहा पार्सल एग्जैक्ट मैच, उसके अंदर पार्सल के अंदर बहुत सारे पैकेजेज है। पार्सल यूटिल्स, पार्सल वॉचर, ये पार्सल के अंदर है। पार्सल के सब पैकेज है ये सब। ठीक है, पार्सल लॉगर, पार्सल इवेंट। ठीक है, तो ये पार्सल था जो अभी अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हैं, ये इंस्टॉल किया। ठीक है, बिल्कुल अभी अपने पार्सल अपने प्रोजेक्ट पार्सल पैकेज अपने डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुकी है। अच्छा, पार्सल इंस्टॉल हो चुकी है तो जी सर मुझे एक बताओ, ये अच्छा पार्सल इंस्टॉल हुई, उसके साथ में मेरे दो फाइल, एक फोल्डर और एक फाइल और बन गए। एक तो नोड मॉड्यूल्स और दूसरी पैकेज -lock.json। दो फाइलें मेरे पास बन गई, एक फोल्डर और एक फाइल। सर ये क्या पैकेज.json? आपने बताया था कि आपकी npm का कॉन्फ़िगरेशन रहता है पैकेज.json फाइल में। आपके पैकेजेस जितने भी डिपेंडेंसी होती है उनका रिकॉर्ड रहता है इस पैकेज.json फाइल में। तो पैकेज.lock.json फाइल की क्या जरूरत पड़ी? अभी बताते, सब कुछ बताते, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अच्छा, पार्सल डिपेंडेंसी अपने इंस्टॉल हो चुकी है, डेव डिपेंडेंसी। ठीक है, और उसके पार्सल के अंदर ये कैरेट सिंबल आया, उसके बाद में 2.9.3, ये क्या है 2.9.3 आपके वर्जन है इस पार्सल का, और उसके आगे कैरेट सिंबल हुआ। अभी जी कैरेट सिंबल क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे कैरेट सिंबल भी होता है और आपके पास में ऐसा एक टिल्ड टाइप का ऑपरेटर भी रहता है, टिल्ड भी रहता है। ठीक है, टिल्ड भी होता है और कैरेट भी होता है। ओके, ये लो जी कैरेट। ओके, तो अब आइए आपके लिए होमवर्क है, इस टिल्ड में और कैरेट में क्या डिफरेंट है और इसकी क्या जरूरत पड़ी, और भी ऐसे क्या ऑपरेटर है जो इन पार्सल के जो वर्जन है उसके आगे अपन लगा सकते हैं और इसका पर्पस क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है और आपको पता है तो ऑलरेडी कमेंट करके बताओ। पार्सल डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में आ गई। अब बताओ जी सर ये पैकेज.lock.json की क्या जरूरत पड़ी? अभी आपको पता है ये जो पार्सल है इसकी यहाँ इस पैकेज.json फाइल में आपके एक वर्जन दिखाया है, बट इस पार्सल की पूरी इन डिटेल में जानकारी होती। इस पार्सल जो पैकेज होता है उसकी जितने भी पैकेज होता है, ना कि पार्सल एक पैकेज, जितने भी अपने प्रोजेक्ट में पैकेजेज हो गए, डिपेंडेंसी होगी, उन डिपेंडेंसीज की डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पैकेज.lock.json फाइल में होगी। बिल्कुल जी, ठीक है। जैसा कि अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पार्सल, अपने क्या इंस्टॉल किया था पार्सल। ओके, अब देखो ये जो पार्सल है इसकी डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन, वर्जन है 2.9.3, रिजॉल्व कुछ करके उसमें भी कुछ है, इंटीग्रिटी भी है, डेव ट्रू है, डेव डिपेंडेंसी ट्रू है, और इस
पार्सल की भी बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है। तो किसी भी पैकेज की इन डेप्थ जो डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है वो package.lock.json में होती है। अब बिल्कुल जी, आपने package.lock.json तो बता दी। अभी नोड मॉड्यूल्स क्या है? अब जब किसी भी पैकेज या फिर डिपेंडेंसी को अपने अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं या फिर प्रोजेक्ट में लाते हैं तो वो सब स्टोर होते हैं नोड मॉड्यूल्स में। अपने तो एक पार्सल डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी, बट एक पार्सल किया तो पार्सल तो ये रहा, बट इतने सारे बाकी ये सारे पैकेजेस वो कहाँ से आ गए? जी हाँ, यही तो सबसे बड़ा खेल है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ये जो पार्सल जो पैकेज है, पार्सल जो डिपेंडेंसी, इसकी खुद की भी बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो पार्सल है यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स में जाता हूँ और पार्सल के फोल्डर को एक्सपांड करता हूँ, ठीक है। और इस पार्सल के फोल्डर में आके आपको चेक करना है इसकी खुद की डिपेंडेंसी की, पार्सल पैकेज की और खुद की कितनी सारी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो मैं आता हूँ पार्सल के अंदर पैकेज मैनेजर, और पार्सल के अंदर पैकेज मैनेजर फोल्डर के अंदर आपको मिल गई package.json फाइल। ये package.json फाइल उस पार्सल पैकेज की खुद की है, उस पार्सल पैकेज की खुद की बहुत सारी डिपेंडेंसी। जैसे ही आप इस पार्सल की पैकेज की package.json फाइल में जाओगे तो आपको इसकी खुद की बहुत सारी डिपेंडेंसी मिलेगी। आपको देखिए आपकी ये डिपेंडेंसी में इतने सारे, और ये जो डिपेंडेंसी इनकी खुद की डिपेंडेंसी होती। तो ये जो पैकेज की जो खुद की डिपेंडेंसी होती है उसको बोलते ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कि आपने पार्सल इंस्टॉल किया, पार्सल की खुद की डिपेंडेंसी होती है, जैसे लॉगर है और लॉगर की खुद की और सारी डिपेंडेंसी होगी। तो ऐसे डिपेंडेंसी की भी डिपेंडेंसी होती है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। ठीक है जी, दो चीज़ें पता चल गई कि जी सर ये नोड मॉड्यूल्स नया फोल्डर बना और package.lock.json फाइल नहीं बनी। नोड मॉड्यूल्स में जितने भी पैकेजेज हो गए वो सब नोड मॉड्यूल्स में हो गए। अच्छा, एक चीज़ और पता करिए आपने, ये जो गिट का मेरा सिंबल है उसमें 5K फाइल्स बता रही है, बट अपने पास तो 1 2 3 4 फाइल है, बट ये 5000 फाइल क्यों आई? जब अपने पार्सल इंस्टॉल किया इसमें टोटल 5000 से भी ज़्यादा फाइल्स हैं जो कि अभी गिट बता रहा है कि आपको ऐड करनी है, बट अपन ये जो नोड मॉड्यूल्स है उसको कभी गिट पे अपलोड नहीं करते क्योंकि इसको अपन रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप npm इंस्टॉल करोगे आपके नोड मॉड्यूल रीजनरेट हो जाएगा। जैसे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इस नोड मॉड्यूल्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, मूव टू रिसाइकल बिन, और ये हो जाएगा अभी आपका डिलीट। और जैसे ही मैं आपको यहाँ पे टर्मिनल पे आके आपको npm इंस्टॉल लिखूंगा, npm इंस्टॉल, तो ये मेरा नोड मॉड्यूल्स वापस से रीजनरेट हो जाएगा। npm इंस्टॉल क्या करेगा कि आपकी package.json फाइल में जाएगा और कौन कौन सी डिपेंडेंसी है, कौन कौन सी पैकेजेज उनको इंस्टॉल करेगा। जैसे ये पार्सल इसको मिला, पार्सल को इंस्टॉल करेगा और पार्सल की खुद की बहुत सारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो उन सारी डिपेंडेंसी को वो सब इस नोड मॉड्यूल्स में आपको डाल देता है। इसीलिए नोड मॉड्यूल्स रीजनरेट हो सकता है, और जो चीज़ रीजनरेट हो सकती है उसको अपन कभी भी गिट पे अपलोड नहीं करते, ठीक है। तो जी सर इसको अवॉइड कैसे करें? तो अब आपको क्या करना रहेगा कि जो चीज़ आपको गिटहब पे अपलोड नहीं करनी है, जो चीज़ आपको गिटहब पे अपलोड नहीं करनी है उसके लिए आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, गिट इग्नोर फाइल, ठीक है, और उसके अंदर उसका नाम ऐड कर देना। कैसे अभी देखते हैं। मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट में एक फ़ाइल बना देता हूँ .git-ignore, ठीक है। जैसे ही मैंने गिट इग्नोर फाइल बनाई और इसमें आगे देखो ये सिंबल पे आ गया गिट का, और मैं इसके अंदर डाल देता हूं कि मुझे नोड मॉड्यूल्स को गिट पे अपलोड नहीं करना है, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स रीजनरेट कर सकते हैं। जो चीज़ रीजनरेट कर सकते हैं उसको कभी भी गिट पे अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं करते, कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसका मीनिंगलेस है, क्यों करनी। अब वो तो अपन रीजनरेट भी कर सकते, तो फिर गिट पे इतने सारे साइज क्यों एक्वायर करनी। तो अपन उसके लिए अपने फोल्डर है, इसलिए node_modules ये मैंने डाला, गिट इग्नोर फाइल के अंदर डाला। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये गिट इसको इग्नोर करेगा, गिट इसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है, और ये गिट में अपलोड भी नहीं होगी, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, जैसे ही मैंने इस नोड मॉड्यूल्स को गिट इग्नोर फाइल में ऐड किया, मैंने इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है उसका स्लैश करके नोड मॉड्यूल्स का नाम ऐड किया गिट इग्नोर फाइल में, तो देखो अभी मेरे गिट में खाली 5 फाइल ही रह गई। गिट ने क्या किया है, जितने भी ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी ये मॉड्यूल्स है उसको इग्नोर कर दिया, ये आपके गिट में अभी अपलोड होंगे ही नहीं।
तो अभी आपके अपलोड 5 फाइलें होंगी, git ignore, app, index.html, package lock.json और package.json। ये package.json और package lock.json ये दोनों फाइल आपके गिट में जानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं 2 फाइल के बेस पे आपके ये नोड मॉड्यूल से रीजनरेट होता है। ठीक है, ओके। सो बहुत सारी थ्योरी हो चुकी, अब अपने रियल कोड एक्चुअल कोड स्टार्ट करते। तो अपने चलो अपने पार्सल से अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। पार्सल की डिपेंडेंसी अपने पैकेज इंस्टॉल किया है, तो पार्सल एक क्या होता है, बंडलर होता है। पार्सल क्या है, बंडलर है। तो उस बंडलर की हेल्प लेके अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है जी सर कैसे, उसके लिए जरूरत पड़ेगी npx पार्सल और index.html, और जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, आपका सर्वर बन गया। आप जब आप एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, आप नाम सुनते हैं उनके, सर्वर पे डिप्लॉय किया, तो अब ये जो लोकल आपका जो प्रोजेक्ट है ये भी एक सर्वर में रन होगा, यानी लोकल सर्वर पे रन होगा, लोकल होस्ट 1 2 3। चलो जी इसको भी अपने ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। ये लो जी लोकल होस्ट 1 2 3, सेम आउटपुट जो आप पहले जो रन करते थे और पार्सल से रन किया, तो पार्सल ने आपको एक सर्वर भी दे दिया। तो अब इस जूने वाले फाइल को हटा देते, ठीक है, और बिल्ट इन 4.52 सेकेंड, इसको कितने सेकेंड लगे, बिल्ट इन, यानी इस प्रोजेक्ट को बिल्ड बनाई, डेवलपमेंट बिल्ड बनाए। बिल्ड 2 टाइप की होती है, प्रोडक्शन बिल्ड और डेवलपमेंट बिल्ड। प्रोडक्शन बिल्ड वो होती है, उस बिल्ड को अपन प्रोडक्शन पे रिलीज करते हैं, और डेवलपमेंट बिल्ड वो होती है जो अब डेवलपमेंट पर्पस के लिए काम आती है। डेवलपमेंट बिल्ड थोड़ी स्लो होती है और उसमें थोड़ा ज़्यादा कोड होता है, वैसे प्रोडक्शन बिल्ड होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है, और उसमें मिनिफिकेशन, कंप्रेशन, कैचिंग वो सब कर दिया जाता है, इसलिए वो फास्ट होती है। ठीक है, तो ये इसको पार्सल को, इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में 4.52 सेकेंड लगा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 4.52 सेकेंड लगा। अब जैसे ही मैं इसको वापस सेव करूंगा तो अब इसको कम सेकेंड लगेंगे, क्योंकि पार्सल क्या करता है, कैचिंग भी कर लेता है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो कितने सेकंड में इसने बिल्ड किया, 5615 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का भी आधा सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होता है। लोग बोलते हैं कि रिएक्ट आपके ऐप को फास्ट बना देता है। रिएक्ट तो बनाता ही है, बट रिएक्ट के साथ में और कितने सारे पैकेजेज है जो इस रिएक्ट को हेल्प करता है ऐप को और ज़्यादा फास्ट बनाने में। ये जो बंडलर है बहुत सारी प्रोसेस करता है, फाइल को कंप्रेस करता है, मिनीफाइड करता है, कैचिंग करता है, ट्री स्टैकिंग करता है, कोड स्प्लिटिंग करता है। ये सब क्या है, पार्सल, इतने सारे फीचर हैं जो कि पार्सल देता है। और पार्सल ने आपकी सेकेंड टाइम की बिल्ड को 6.615 मिली सेकेंड के अंदर आपके डेवलपमेंट बिल्ड बना दिया। अच्छा, जैसे ही आपका पार्सल रन हुआ, पार्सल ने आपके प्रोजेक्ट लोकल सर्वर बना दिया, तो आपने देखा एक डिस्ट फोल्डर बन गया। ये जो डिस्ट फोल्डर है इसके अंदर आपकी डेवलपमेंट बिल्ड है, यानी ये जो ब्राउजर में आपके जो सब कुछ आउटपुट आ रहा है वो सब इन्हीं फाइल में से आ रहा है। अपने पता है index.html ये रही अपनी, जिस पे अपन काम करते हैं, बट पार्सल ने क्या किया, एक बिल्ड बना दी, डेवलपमेंट बिल्ड, और index.html को ऐसे बना दिया, यानी इसको मिनीफाइड कर लिया। जैसा कि अपनी index.html इसको देखो तो ये थोड़ी अगली है, बट जैसे इस पार्सल ने इसको और मस्त बना दिया, इसको मिनीफाई कर लिया। और जैसे इसको आप प्रोडक्शन बिल्ड बनाओगे तो इसको और ज़्यादा मिनीफाइड कर लेंगे, एक लाइन में कर लेंगे, कंप्रेस कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, जितना हो सके पॉसिबिलिटी वो सब कुछ कर लेंगे फास्ट बनाने के लिए। तो अब आपके जो ब्राउजर में जो आउटपुट दिख रहा है वो सब इस डिस्ट फाइल में से आ रहा है। JS फाइल बनी, index.html फाइल बनी, ठीक है, जो अपने पास 2 ही तो फाइल है, app.js और index.html, तो इसने भी वही बना दी, index.html, और ऐप को इसने अपनी app.js उसको index.js में उसने डाल दिया। ठीक है जी, ये जो डिस्ट फोल्डर इसके अंदर हमेशा बिल्ड रहती है, डेवलपमेंट बिल्ड या फिर प्रोडक्शन बिल्ड। ठीक है, बिल्कुल जी सही बताया आपने। और ये जो एक और फोल्डर बन गया .parcel-catch, ये क्या करता है कि आपके प्रोजेक्ट को कैचिंग करता है। जब सेकंड टाइम आपकी जो बिल्ड बनाने में इतना कम समय लगा, क्यों लगा, क्योंकि ये जो parcel.catch फोल्डर है इसने आपकी फाइल को कैच कर लिया। जब सेकंड टाइम जब ये पार्सल उस प्रोजेक्ट को रन करेगा तो कैच में चलेगा, ब्राउजर में जल्दी से भेज देगा। ठीक है, तो पार्सल आपकी कैचिंग भी करता है, इसलिए आपकी बिल्ड जल्दी से फास्ट हो जाती है। अच्छा, एक और मैं आपको सुपर पावर बताता हूँ। जैसे ही मैं ये जो हेडर है इसको मैं हेडर कंपोनेंट कर लेता हूँ, ठीक, कंपोनेंट है नहीं बट हेडर 1 कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं हेडर 1 करके सेव किया तो यहाँ पे भी हेडर 1, मैंने रिफ्रेश किया ही नहीं, इसका मीनिंग क्या हुआ, रिफ्रेश किया ही नहीं, फिर भी हेडर 1 आ गया। अब मैं हेडर 2 कर लेता हूँ, जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मैंने वेब पेज को रिफ्रेश नहीं किया, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर हेडर 2 हो गया। दिस इज कॉल्ड HMR, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट।
जैसे ही आप कुछ सेव करोगे फाइल में तो आपका ऑटोमेटिक ब्राउजर में भी रिफ्रेश हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड HMR, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, वो कि एक पार्सल का भी फीचर है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो कैसे, अगर मैं कोई भी फाइल में चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक ब्राउजर रिफ्रेश होगा, ये सब कैसे होगा रिफ्रेश? इसके लिए पार्सल एल्गोरिदम यूज करता है फाइल वॉचिंग एल्गोरिदम। इसके लिए पार्सल यूज करता है फाइल वॉचिंग एल्गोरिदम, जो कि लिखी हुई है C++ में। C++ में प्रोग्राम लिखे हुए आपके इस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो भी फाइल वॉचिंग एल्गोरिदम के थ्रू। तो बहुत सारी इंजीनियरिंग यूज हुई है इस बंडलर को बनाने में, ठीक है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर दीजिएगा कि बंडलर आपके ऐप को कैसे फास्ट करता है। आपको डेव बिल्ड देता है, आपको लोकल सर्वर देता है, आपको HMR हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट देता है। जब भी कोई फाइल चेंज हुई ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है, कैचिंग कर लेता है आपके प्रोजेक्ट को, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करता है, मिनिफिकेशन करता है फाइल्स का, बंडलिंग करता है आपके प्रोजेक्ट का, आपके प्रोजेक्ट को कंप्रेस करता है, कोड स्प्लिटिंग करता है, और साथ में ट्री सैकिंग भी करता है। ट्री सैकिंग भी क्या होता है? आपकी जो प्रोजेक्ट में अनवांटेड कोड है, अनयूज्ड कोड है, उसको पार्सल रिमूव कर देते। ये जो अपने जो CDN के थ्रू रिएक्ट जेएस अपने प्रोजेक्ट में ऐड की है, वो इट इज नॉट ए गुड वे, इट इज नॉट ए रिकमेंडेड वे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपने पार्सल यूज के लिए अपने NPM को इनिशियलाइजेशन कर दिया, तो NPM पैकेज मैनेजर अपन अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर हो चुका है, तो NPM पे रिएक्ट का भी पैकेज मिलता है आपको। मैंने NPM की वेबसाइट खोल के बताई थी NPM, तो NPM पे जैसे अपने पार्सल पैकेज होता है NPM में, वैसे रिएक्ट का भी पैकेज होता है NPM पे। तो अपन पार्सल यूज कर रहे हैं, बंडलर यूज कर रहे हैं, तो अपन भी एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट का, ना कि अब CDN यूज करेंगे। CDN का जमाना गया, तो CDN को अपन हटा देते हैं और अब इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। अच्छा जी, अब मैं ब्राउजर में आता हूँ, अब आपके एरर भी आ जानी चाहिए। मैं इसको F12 करता हूँ, तो रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। ब्राउजर में आते ही आपको रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, राइट, नॉट डिफाइंड, क्योंकि अपने CDN रिमूव कर दिए, तो इसको अब app.js में रिएक्ट मिला ही नहीं। चलो जी, अपने रिएक्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले npm इंस्टॉल रिएक्ट, ठीक है, npm इंस्टॉल रिएक्ट, ठीक है जी। रिएक्ट अपने प्रोजेक्ट में आ चुका है, ये देखो डिपेंडेंसी में रिएक्ट आ गया है, बिल्कुल जी। और एक और अपने आपको पता होगा कि मैंने index.html में 2 स्क्रिप्ट ऐड की थी, एक तो रिएक्ट की और एक रिएक्ट डॉम की, इसलिए अपन को पैकेज भी 2 पैकेज की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा पैकेज कौन सा है? रिएक्ट डॉम, तो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। अब जब वो CDN यूज़ किया था, तो वो किसी CDN यानी किसी सर्वर पे वो जावास्क्रिप्ट डाली हुई थी और उसको अपन अपने प्रोजेक्ट में CDN के थ्रू ऐड किया था। बट अब जैसे मैं पैकेज डाल रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि उसी कोड को मैंने मेरे प्रोजेक्ट में लोकल में डाल दिया, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। अब आप इस नोड मॉड्यूल में जाओगे तो आपको रिएक्ट का फोल्डर भी मिलेगा, यानी उस रिएक्ट जेएस अपने प्रोजेक्ट में लोकल में आ चुकी है, डाउनलोड कर दिया आपने। जैसे आप इधर आओगे तो आपको रिएक्ट का फोल्डर मिल गया ना। पहले अपन CDN यूज़ कर रहे थे, अब अपन पैकेज यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपके ऑलरेडी नोड मॉड्यूल्स में आ चुका है। अब अपन रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल कर देते हैं, इंस्टॉल। अच्छा, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम में क्या डिफरेंट है मैंने आपको बताया था पहले लेसन में। कमेंट करके बताओ, अगर आपने सीरियसली उस फर्स्ट लेसन को देखा है तो कमेंट करके बताओ यार, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम का क्या क्या पर्पज है। रिएक्ट डॉम 2 CDN अपने क्यों डालते हैं, या फिर 2 ये पैकेज इंस्टॉल क्यों कर रहे, बताओ, बिल्कुल बताओ यार। अगर आपने पहला लेसन अच्छे से देखा तो आपको पता होगा। सॉरी, npm इंस्टॉल लिखना था मेरे को, npm इंस्टॉल रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम का पैकेज कौन सा है देख लेते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पैकेज का नाम नहीं पता तो आप इस npm की वेबसाइट पैकेज मैंने npm की वेबसाइट पे आके भी ले सकते हो, रिएक्ट डैश डॉम। ओके, npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश डॉम। तो अब आपका रिएक्ट डॉम भी आपके प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी या फिर पैकेज आपके प्रोजेक्ट में, लाइब्रेरी तो नहीं कहेंगे, पैकेज आपके प्रोजेक्ट में आ चुका है। अब आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेजेस या फिर डिपेंडेंसी आ चुकी है, तो वो आपको कहाँ देखना पड़ेगा, पैकेज.json में, जो कि आपकी रिकॉर्ड रखते हैं या फिर ट्रैक रिकॉर्ड रखती है आपके सभी डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी का। तो डेव डिपेंडेंसी के अंदर आपके क्या आई, पार्सल आई। अब ये प्रोसेस, ये अभी पहले तो नहीं थी, ये रिएक्ट या फिर रिएक्ट डॉम ने किसी ने ये प्रोसेस यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। अब डिपेंडेंसी के अंदर रिएक्ट भी है और रिएक्ट डॉम, 2 डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में आ चुकी है। रिएक्ट को अपने ऐड कर लेते हैं। अब
अब पहले क्या CDN से इंपोर्ट करते थे, अब क्या, अब पैकेज में से मेरे को लाना है, तो पैकेज में से या फिर डिपेंडेंसी से मेरे को रिएक्ट लाना है। इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, बिल्कुल जी। अच्छा, जैसे ही रिएक्ट इंपोर्ट किया तो मेरी ऐसी एरर आने लग गई। अब मैं रिएक्ट डॉम को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, ठीक है, बिल्कुल जी। अब पहले तो यहाँ कंसोल में एरर आती थी, अब कंसोल में तो आ रही है, बट ये ब्राउजर के अंदर आपको ऐसा दिख रहा है। यानी ये सब जो एरर है, ये जो अच्छी एरर है, यानी एक मीनिंगफुल एरर आपको जो दिखा रहा है, वो कौन दिखा रहा है, पार्सल दिखा रहा है। पहले आपकी कंसोल में एरर आती थी, बट अभी पार्सल क्या कर रहा है, उस एरर को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छे वे में प्रेजेंट कर रहा है। वो कौन कर रहा है, पार्सल। तो आपके एरर हैंडलिंग में भी पार्सल बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कैनॉट हैव इम्पोर्ट एंड ब्राउजर स्क्रिप्ट कैनॉट हैव इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, बिल्कुल जी। अब ये जो आपकी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, ये इम्पोर्ट एज ए नॉर्मल स्क्रिप्ट में काम नहीं करता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि index.html जाके यहाँ पे आपको जो आपने जो app.js इम्पोर्ट की, वहाँ जाके टाइप में आपको मॉड्यूल्स लिखना पड़ेगा, यानी मॉड्यूल से मॉड्यूल, ठीक है। अच्छा, मैंने मॉड्यूल्स तो टाल दिया, app.js में आके टाइप में मॉड्यूल्स ऐड किए दिए। अब मेरी दूसरी एरर आई, ये बोल रहा है फेल टू रिजोल्व रिएक्ट डॉम फ्रॉम app.js कैनॉट फाइंड मॉड्यूल्स रिएक्ट डॉम। अच्छा, ये जो जितनी भी एरर आ रही है मैं इंटेंशनली आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपकी पता रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिएक्ट डॉम है, ये पहले रिएक्ट डॉम में से आता था, बट अभी ये रिएक्ट डॉम के अंदर क्लाइंट में से आता। अच्छा, रिएक्ट डैश डॉम क्लाइंट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब app.index.html में मैंने टाइप मॉड्यूल लिखा, वो क्यों लिखा है, होमवर्क प्लीज नोट डाउन, मैंने टाइप मॉड्यूल्स क्यों लिखा है। और जितने भी मैंने आपको बताया कि जितने भी फाइल अपन रीजनरेट कर सकते हैं, उसको कभी भी अपने गिट पे अपलोड नहीं, गिटहब पे अपलोड नहीं करते। इसलिए अपने क्या कर लेते हैं कि इस जो पार्सल है पार्सल कैच, इसको भी अपने गिट इग्नोर में कर लेते हैं। और ये जो डिस्ट आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बिल्ड बनती है, डेवलपमेंट बिल्ड और प्रोडक्शन बिल्ड। अभी आपको डेवलपमेंट बिल्ड तो आपके अंदर बनी हुई है, बट अभी अपन प्रोडक्शन बिल्ड भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इस डिस्ट को भी अपन गिट इग्नोर में डाल देते हैं, क्योंकि ये रीजनरेट कर सकते हैं। और नोड मॉड्यूल्स का अपन ने ऐड कर लिया, बिल्कुल जी। 3 फाइल अपन ने इसमें गिट इग्नोर फाइल में डाल दी, जो कि अपन रीजनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इस डिस्ट फोल्डर को मैं रिमूव कर लेता हूँ, ओके। और अभी अपन एक प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हैं। अब मेरा डिस्ट फोल्डर रिमूव हो गया। पहले इस डिस्ट फोल्डर में क्या थी, प्रोडक्शन बिल्ड थी। अब मैं पहले इस डिस्ट फोल्डर के अंदर क्या थी, डेवलपमेंट बिल्ड थी। अब मैं एक प्रोडक्शन बिल्ड बनाता हूँ, प्रोडक्शन बिल्ड, ठीक है। तो उसके लिए npx पार्सल बिल्ड index.html, ठीक है। ये लो जी, बिल्ड, मैंने एक बिल्ड साथ में ऐड किया। ये जो बिल्ड का फ्लैग है ये मैंने ऐड किया साथ में, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बिल्ड बनेगी। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, npx पार्सल बिल्ड index.html। अच्छा, अब एक एरर आई है, इसने बोला कि पैकेज.json में app.js आपने जो मेन एंट्री पॉइंट रखा है उसकी अभी जरूरत नहीं है। तो अपन इस पैकेज.json में आते हैं और मेन के अंदर app.js है उसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर अपनी प्रोडक्शन बिल्ड बनेगी। इसको आया npx पार्सल बिल्ड index.html। npx पार्सल index.html लिखोगे तो आपकी नॉर्मल बिल्ड बनेगी। npx पार्सल बिल्ड index.html लिखोगे तो आपकी प्रोडक्शन बिल्ड बनेगी, ठीक है। प्रोडक्शन बिल्ड आपका थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते बिहाइंड द सीन, जो कि आपको मैंने बताया था, कैचिंग का, मिनिफिकेशन का, कंप्रेशन का, ट्री शेकिंग, ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, प्रोडक्शन बिल्ड बन के रेडी हो चुकी है। अब आप देखोगे डिस्ट के अंदर index.html बन गई, और एक JS फाइल भी बनी, इंडेक्स और ये जो रैंडम कोड है, और उसके बाद में JS index.js फाइल भी, जो app.js थी वो index.js में अंदर जाके सब कुछ जितनी भी JS थी वो index.js में इसने
बिल्ड ने डाल दी। ठीक है, बिल्ड बनने में मेरे को कितने सेकंड लगे, 24 सेकंड लगे, क्योंकि बिल्ड बनाने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस करता वो। अब अच्छा, मैंने आपको एक बताया था कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिल्ड बनाई थी तब index.html ऐसे एक लाइन के नीचे एक लाइन के नीचे ऐसे था, बट जैसे प्रोडक्शन बिल्ड उसने और ज़्यादा मिनिफिकेशन कर दिया, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन कर दिया, एक ही लाइन में लेके आ गया। इस हद तक ये पार्सल आपके बंडलर होता है, पार्सल है जो आपकी मिनिफिकेशन और कंप्रेशन करता है। अच्छा, अब आपकी जो डिस्ट फोल्डर के अंदर ये प्रोडक्शन बिल्ड है। अब जैसे ही मैं आपको यहाँ पे npx पार्सल index.html लिखूंगा तो आपका नॉर्मल बिल्ड बनेगी, जो कि डेवलपमेंट बिल्ड होती है। और अभी जो बिल्ड अभी मैंने बनाई थी वो थी प्रोडक्शन बिल्ड, जो कि अपन डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन पर, सर्वर पर। ठीक है, अभी आपकी डिस्ट बन गई है डेवलपमेंट, यानी डेव की बिल्ड बन गई, डेवलपमेंट वाली बिल्ड बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो टाइप की ये जो डिस्ट फोल्डर है रीजनरेट हो सकता है, इसलिए अपन को इसको git ignore में भी डाल दिया। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन जब आप npx create react ऐप डालते हो तो आपके सामने भी कुछ ऐसा ही फाइल स्ट्रक्चर बन के आता है। आपके पास में नोड मॉड्यूल्स आते हैं, आपके पास में app.js आती है, index.html आती है, package.json फाइल आती है, css भी आती है। अपने अभी काम नहीं किया css पे, अदरवाइज यहाँ पे css फाइल क्रिएट करेंगे तो वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो npx create react ऐप आपको इसका फॉल्ट है, ये सब चीज़ें वो बिहाइंड द सीन आपको बना के दे देता है, और जो कि अपने खुद आज अपने जीरो से लेकर अपने बनाई A to Z चीज़ें अपने खुद ने बनाई है। तो npx create react ऐप बिहाइंड द सीन ये सब करता है, जो कि अपने खुद आज खुद ने किया ऐसा। ठीक है, और एक और चीज़ पावरफुल चीज़ होती है, वो होती है ब्राउजर लिस्ट। इस package.json फाइल के अंदर होती है ब्राउजर लिस्ट। ब्राउजर लिस्ट क्या करता है कि आपको प्रोजेक्ट में कौन कौन से ब्राउजर में आपको सपोर्ट देना है, कौन कौन से ब्राउजर में आप चाहते हो कि मेरा प्रोजेक्ट 100% अच्छे से काम करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आप यहाँ पे package.json में एक पैकेज होता है ब्राउजर लिस्ट, उसको भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पैकेज ऑलरेडी अपने नोड मॉड्यूल्स में आ चुका होगा, अभी देखते हैं यहाँ पे ब्राउजर लिस्ट। अगर नहीं आया होगा तो अपने इंस्टॉल कर लेंगे। ब्राउजर लिस्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ब्राउजर लिस्ट, ये रहा ब्राउजर लिस्ट पैकेज आपके अंदर ऑलरेडी है। तो चलो अपने ब्राउजर लिस्ट का सपोर्ट दे देते हैं। ब्राउजर लिस्ट मीन्स ये आपका प्रोजेक्ट कौन कौन से ब्राउजर में सपोर्ट, जैसे मुझे गूगल क्रोम के लास्ट 5 वर्जन में इस प्रोजेक्ट का फुल सपोर्ट देना, तो यहाँ पे वो ऐड करेंगे। आप चाहते हो कि मुझे सफारी ब्राउजर का फुल सपोर्ट देना है, अगर आप एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर एक लेगेसी बड़ा प्रोजेक्ट चाहते हो, आपके जो पुराने यूजर है जो कभी जूने ब्राउजर यूज़ करते हो, तो आप उनके लिए सभी ब्राउजर में सपोर्ट देना चाहते हो, वो सब करेंगे। अच्छा, चलिए अपने वो कैसे करते हो वो देखते हैं। आपको package.json में जाके ब्राउजर लिस्ट का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ब्राउजर, अच्छा ये जेसन फाइल है इसलिए आपको सभी को ये डबल कोटेशन में आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, WS या ब्राउजर्स लिस्ट। ठीक है, और ये आपके लेगा एक एरे। ठीक है, अगर आप चाहते हो, अच्छा मैं आपको इसकी ब्राउजर लिस्ट की एक अच्छी वेबसाइट बता देता हूँ। ब्राउजर लिस्ट, जैसे मैं ब्राउजर लिस्ट और गूगल पे आके सर्च करता हूँ तो यहाँ पे एक सेकंड नंबर पे आपको वेबसाइट मिलेगी browserlist.dev। इस पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा ब्राउज़र कितने जने लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लास्ट 2 वर्जन लिखा है, यानी सभी ब्राउज़र का लास्ट 2 वर्जन, अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि लास्ट 2 क्रोम वर्जन। ठीक है, अच्छा लास्ट 2 क्रोम वर्जन लिखा, इसका मतलब हुआ कि पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ 12% ही लोग लास्ट गूगल क्रोम का लास्ट 2 वर्जन यूज़ करें। बट अब ये तो बहुत कम सपोर्ट हुआ। अपन चाहते हैं कि अभी 90 to 95% लोग अपने ब्राउज़र को सपोर्ट, अपने ब्राउज़र में सपोर्ट मिले। तो आप यहाँ पे ऐसा भी ऐड कर सकते हो, लास्ट लास्ट टू क्रोम वर्जन्स। ठीक है, अच्छा अब ये आपके लास्ट गूगल क्रोम के 2 वर्जन हैं, उन्हीं में सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करेगा और बाकी में ब्राउज़र के हिसाब से चलने दो। तो लास्ट 2 क्रोम वर्जन मैंने लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि लास्ट 2 वर्जन यानी लास्ट के
जितने भी ब्राउजर्स में लास्ट के 2 वर्जन उसमें मेरा 100% सपोर्ट रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आके लास्ट 2 वर्जन लिखूंगा तो आपको 69% वर्ल्ड वाइड कवर हो गया। सभी ब्राउजर उसके लास्ट के 2 वर्जन पे मेरा 100% सपोर्ट रहेगा। और ब्राउजर के जो लास्ट 2 वर्जन से और पुराने वर्जन है उसमें ये चलेगा और मे भी कुछ प्रॉब्लम कर सकता, मे भी ब्राउजर मॉडर्न होते जा रहे हैं तो उनमें सभी जावास्क्रिप्ट फीचर आजकल ऐड होते जा रहे हैं, तो ओल्ड ब्राउजर में भी चलेगा। पर हाँ, बहुत ज़्यादा ओल्ड है और उसमें वो जावास्क्रिप्ट का कोई लेटेस्ट फीचर का सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे ये मे भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, श्योरिटी नहीं है। इसलिए ये जो ब्राउजर लिस्ट में आप श्योरिटी दे देते हो कि मेरे जितने ब्राउजर मेरे को सपोर्ट चाहिए वहाँ तक मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्राउजर लिस्ट से स्पेसिफाइड कर सकते हो कि आपके कौन कौन से ब्राउजर में आपको 100% सपोर्ट चाहिए, कितने ब्राउजर की रेंज पे। आप इसकी वेबसाइट पे आओगे और यहाँ पे क्वेरी कंपोजिशन पे क्लिक करोगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप इस ब्राउजर लिस्ट में क्या क्या ऐड कर सकते हो। देखो 5% इन US, कंट्री स्पेसिफिक भी आप डाल सकते हो, कवर 99.5% आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि, तो इस तरीके से आप ब्राउजर लिस्ट में आपने ब्राउजर का सपोर्ट किस में आप चाहते हो कि इसमें मेरा 100% ब्राउजर का सपोर्ट है, वो आप यहाँ ब्राउजर लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर ठोकिएगा दोस्तों, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा नए नए एपिसोड लाने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।